हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं और साथ ही साथ फार्मूला वाइज जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी डिस्कस किए जाते हैं। वो न्यूमेरिकल्स चाहे एस.एल. अरोरा के हों, प्रदीप के हों या फिर एस.सी. वर्मा के हों, मीन्स मेन राइटर्स, मेन बुक्स जो हैं उन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। अब तक जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि Q इज इक्वल टू एनी फार्मूले पे टोटल 18 क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसका पूरा प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ही बेस्ड और क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। 18 क्वेश्चन तो पहले ही हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 19 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। बने रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें पूछा गया है अ कॉपर स्फीयर ऑफ मास 2 grams कंटेन्स nearly 2 into 10 to the power 22 atoms. The charge on the nucleus of each atom is 29 e. What fraction of the electrons must be removed from the sphere to give it a charge of +2 microcoulomb? क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कॉपर स्फीयर है जिसका मास दे दिया गया है 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम का एक कॉपर स्फीयर है। अब इस 2 ग्राम के कॉपर स्फीयर में टोटल जो है 2 into 10 to the power 22 एटम्स हैं, मतलब कॉपर के 2 into 10 to the power 22 एटम्स प्रेजेंट हैं 2 ग्राम कॉपर के स्फीयर में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मिल चुका है और साथ ही साथ कॉपर का यहाँ पे दिया गया है कि कॉपर स्फीयर का मास कितना है। आपसे इसमें ये भी बता दिया गया है कि द चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, न्यूक्लियस के लिए बताया गया है कि कॉपर के न्यूक्लियस जो है उसका जो चार्ज है वो है 29e। और आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ यह बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, वो भी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको यहाँ बताना है कि रिमूव किए जाए। क्या करने के लिए, तो ये जो कॉपर का स्फीयर है जो 2 ग्राम्स कंटेन कर रहा है, इस कॉपर के स्फीयर पे इतने का पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मतलब हम कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे कि इसके ऊपर इतने का पॉजिटिव चार्ज आ जाए। वो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है क्वेश्चन में क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल के फॉर्म में पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिए गए हैं उसे हम लिखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे किस तरीके से हम ये फ्रैक्शन वर्ड जो आया है इसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स क्वेश्चन में दिया गया है 2 into 10 to the power 22। तो सबसे पहले हमने उसे लिख लिया, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 22। चार्ज ऑन ईच एटम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ये है 29e। तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स है, मतलब इतने कॉपर एटम हैं पता है हमें, और साथ ही साथ चार्ज का वैल्यू भी पता है ईच एटम के लिए। और कॉपर के बारे में आप जानते हैं कि अगर हम कॉपर का बात करें तो कॉपर जो है वो पीरियोडिक टेबल में 29 नंबर पे है, मींस इसका एटॉमिक नंबर 29 है। इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी जो होंगे वो भी 29 होंगे और साथ ही साथ इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 29 है। तो अगर हमें एटम्स पता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और एक एटम में हमें इलेक्ट्रॉन भी पता है कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यूं कहा जाए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टोटल जो है 20 एटम है और एक एटम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम सीधे से कह सकते हैं कि टोटल 20 एटम में जो है वो 40 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरीके से हमारे पास कॉपर के एटम्स पता है और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी पता है। तो यही हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी कि n का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक कॉपर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 29 इलेक्ट्रॉन। टोटल कॉपर एटम्स कितने हैं? तो 2 × 10⁻²2। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा n का, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि जो चार्ज आएगा वो चार्ज होगा कितने का? तो वो होगा +2 माइक्रोकूलम का। मीन्स Q का वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, Q = +2 माइक्रोकूलम्स। तो +2, ये प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुए हैं, और जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। +2 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो में दिया गया है, तो इसको हम चेंज करके कूलम में लाएंगे, तो 2 × 10⁻⁻6। आप जान रहे हैं कि माइक्रो से जब कूलम में जाते हैं तो माइक्रो हटाने के लिए 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Q का वैल्यू भी हमारे पास आ गया, और साथ ही साथ n का वैल्यू हमें पता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q = NE। तो यहाँ से अगर हम n निकालना चाहे तो n = क्या मिल जाएगा? Q/E। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा, वो कन्फ्यूजन है क्या? जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पे जो है n का वैल्यू दिया हुआ है, n भी पता हो गया, Q भी पता हो गया, E भी पता हो गया, तो आखिर हम फाइंड क्या करेंगे? तो ध्यान से यहाँ डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे हम ये जो n फाइंड करने वाले हैं, ये n = Q/E जो होगा, ये n है क्या? तो ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए ताकि इतने का चार्ज आ जाए। और जबकि यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है कि पूरे स्फीयर पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो n हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि जिसका वैल्यू हम निकालना है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किया कॉपर के स्फीयर से कि उसके ऊपर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। तो यहाँ से वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड होगा। और जबकि इसमें जो है ये पूरे कॉपर के जितने भी स्फीयर हैं, मतलब कॉपर का जो स्फीयर है उन सभी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। तो हम निकाल ले रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हुए। तो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग Q = NE, N = Q/E। Q/E यूज किया गया। Q का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये -19 जो है ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो -6 और +19, 19 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13, और 2/1.6 इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2/1.6 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20/16। डेसिमल हटाने के लिए ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 10/8, और अगर कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। 2 से कैंसिल किया गया, 4 से 5 को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.25 × 10⁻13। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपको क्वांटाइजेशन में ये समझाया गया है कि जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लेंगे कि लास्ट जो आंसर है या फिर लास्ट जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू डेसिमल में हमेशा के लिए ना मिल रहा हो। मीन्स जैसे यहाँ देखिए 10⁻13 है, अगर इसका हम 2 0 इस्तेमाल कर लें तो ये डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल हमें मिल जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में n जो है वो इंटीजर है, मतलब ना तो फ्रैक्शन में n का वैल्यू होना चाहिए ना तो डेसिमल में होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हमें मिल रहा है। क्योंकि जैसे ही 10⁻ यहाँ 11 कर देंगे तो ये हो जाएगा 125, मतलब n का वैल्यू जो है वो सही है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा था कि फ्रैक्शन में आपको बताना है, वो फ्रैक्शन है क्या? तो वो फ्रैक्शन आप समझ लीजिए, वो है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड इज इक्वल टू रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, जो हमें यहाँ से मिला है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, अपॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इतने एटम्स थे और एक एटम में 29 इलेक्ट्रॉन था, ये था हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन। इन्हीं दोनों का जब हम रेशियो ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा वो फ्रैक्शनल वैल्यू। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 29 × 10⁻22 × 2, और साथ ही साथ कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हुए हैं? 1.25 × 10⁻13। तो इन्हीं दोनों का रेशियो ले लीजिए। रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो ये थे इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि फ्रैक्शन में कितना वो वैल्यू है। जैसे आप देख सकते हैं 1.25 वैसे ही रहा है, उसके बाद 29 का हमने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 58 हो गया, और यहाँ पे पावर को मैनेज कर देंगे तो ये पावर 22 नीचे जब है तो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 13 - 22, 22 में से 13 को जब माइनस करेंगे तो ये बड़ा है इसलिए माइनस साइन आएगा। आएगा कितना? तो हो जाएगा -9। अब 1/2
1.25 को जैसे ही हम 58 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0215 इंटू 10 टू द पावर -9, और यहाँ पे इस डेसिमल को अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -11। मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 2.15 इंटू 10 टू द पावर -11, और यही वो फ्रैक्शनल वैल्यू है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको यहाँ जो है यही याद रखना है कि फ्रैक्शन में कैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव का फॉर्मूला याद कर लीजिए, रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑन अ 3.11 ग्राम कॉपर पेनी। एटॉमिक चार्ज दिया गया है 29 और एटॉमिक मास दिया गया है 63.5। ये जो क्वेश्चन है जो आपको इससे पहले के वीडियो में जो 15 नंबर क्वेश्चन था उसी के जैसा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी आपको मिलेंगे वो उसी के जैसे मिलेंगे, जिसमें मास दिया रहेगा और आपको पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। अगर आपको 15 नंबर समझ में आया है तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, फिर भी इसे आप यहाँ समझ लीजिए। क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दिए गए हैं पहले हम उसे लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो 3.11 ग्राम कॉपर पेनी मीन्स मास दे दिया गया है। मास ऑफ कॉपर पेनी कितना है, 3.11 ग्राम। उसके बाद क्या है, एटॉमिक चार्ज दिया गया है। एटॉमिक चार्ज ऑफ कॉपर का कितना है, 29। कॉपर 29 है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि कॉपर जो है पीरियोडिक टेबल में 29 नंबर पे है, मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 29 है। इसमें प्रोटॉन्स जो होंगे वो भी 29 होंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 29 होंगे। आपको टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बताना है तो किसी एक को फाइंड करेंगे, क्योंकि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही निगेटिव होते हैं, मीन्स जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। उसके साथ ही साथ एटॉमिक मास दिया गया है। ये जो है मास ऑफ कॉपर पेनी और ये एटॉमिक मास है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि पूरे कॉपर पेनी का मास कितना है, और यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है सिर्फ एक कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है। तो यहाँ से इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए एक कॉपर का हमें एटॉमिक मास पता है और हम जान रहे हैं कि एक कॉपर का जो एटॉमिक मास है उसमें जो है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल्स एटम्स मिलेंगे कॉपर के, वही लिखा गया नंबर ऑफ एटम्स इन 63.5 ग्राम, या फिर इसी को हम क्या ले सकते हैं 1 मोल ऑफ कॉपर। अगर 63.5 ग्राम कॉपर है तो इसमें टोटल कितने कॉपर के एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसमें जो है वो होंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कॉपर। मतलब 63.5 ग्राम में इतने कॉपर के एटम्स प्रेजेंट हैं, और हमें चाहिए कितने ग्राम का, 3.11 ग्राम का चाहिए। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे आसानी से मिल जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए 63.5 ग्राम में हमें पता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है। तो सबसे पहले 1 ग्राम का निकालिए। 1 ग्राम का निकालेंगे तो इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे। 6.023 अपॉन में 63.5 इंटू 10 टू द पावर 23। पूछा कितने ग्राम का है, तो 3.11 ग्राम। तो 3.11 जैसे यहाँ लिखेंगे तो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.11 अपॉन में 63.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो वही यहाँ पे लिखा गया है नंबर ऑफ एटम्स इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। तो ये एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू इससे यहाँ पे डिवाइड किया गया था और यहाँ मल्टीप्लाई किया गया था। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.73153 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको हमने वैसे ही रहने दिया और अपॉन में क्या है 63.5। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। मैं 63.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.29498 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये जो है ये मिल गया हमें कि 3.11 ग्राम में कितने कॉपर के एटम्स होंगे। अब एक कॉपर के एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी में इस वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो चलिए इसको हम आगे देख लेते हैं। इस यहाँ देखिए, सिंस each atom of copper penny contains 29 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ये बताया गया था कि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 है, तो इसमें 29 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 29 प्रोटॉन्स होंगे। तो एक कॉपर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इतने एटम्स हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसी वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वैल्यू तो मिल जाएगा n इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है तो ये जितना वैल्यू है
इसी वैल्यू में हमने 29 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 8.55442 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपके पास n का वैल्यू आया है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी आए तो एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिए कि इसका डेसिमल हट रहा है कि नहीं हट रहा है। यहाँ 10 का पावर 23 है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर 5 प्लेस और यूज कर लीजिए, मीन्स इसका 5 जीरो इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 18। तो ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल पूरा का पूरा हट जाएगा, मतलब ये इंटीजर के फॉर्म में है, यानी कि n का जो वैल्यू है वो सही है, क्योंकि n के वैल्यू में डेसिमल लास्ट में मिलना नहीं चाहिए। तो वही हम पावर यहाँ हटा के चेक कर लेते हैं कि डेसिमल रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो पावर जैसे ही 18 करेंगे पूरा का पूरा डेसिमल हट जाएगा। तो हमें पता चल चुका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, और जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा हम आसानी से Q इज इक्वल टू NE मीन्स जो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है वो यूज करके चार्ज भी बता सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू NE, n का वैल्यू आ चुका है 8.55442 इंटू 10 टू द पावर 23, और E जो है एलिमेंट्री चार्ज जिसका वैल्यू आप जान रहे हैं 1.6 इंटू 10 पावर -19। यहाँ पे पावर 23 है, यहाँ पे पावर -19 है। 23 में से 19 को माइनस कर देंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13.687072। डेसिमल के एक प्लेस तक यूज करते हैं, तो इस 8 को जैसे ही छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे 7 हो जाएगा, और इस डेसिमल को हम लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो इसलिए जो पावर 4 था वो पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो 13.68 है, यहाँ पे हम डेसिमल को यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो आप ऐसे देख सकते हैं इसमें 10/10 करेंगे, ठीक है। तो ये जो 10 है ये नीचे वाला 10 इस्तेमाल हो जाएगा डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाने में, ऊपर वाला 10 बचा रह जाएगा। तो ऊपर वाला 10 जो इस पावर 4 यहाँ पे पहले से था, इसको यहाँ पे जाके क्या कर देगा पावर 5 कर देगा, और इस 8 को छोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास मिल जाएगा 1.37 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। तो इतने का जो है पॉजिटिव चार्ज होगा और इतने का ही क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कॉपर पेनी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.37 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। और अब आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ लिखा गया सेम एज 15, मतलब जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसी की तरह है। क्या है, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपको यहाँ पे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, किसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर में। 15 नंबर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था, वहाँ 250 ग्राम्स था। उसके आगे भी इसमें दिया गया है हाउ मच इज द टोटल चार्ज, ब्रैकेट में मेंशन कर दिया गया कि यहाँ आपको सिर्फ निगेटिव का बताना है, पॉजिटिव का नहीं बताना है। कैरीड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपको ये बताना है कि अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है तो इस 100 ग्राम वाटर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितने का निगेटिव चार्ज होगा। तो जो क्वेश्चन में वैल्यूज दिया गया उसे पहले मेंशन कीजिए। मास ऑफ वाटर, वाटर का कितना मास दिया गया 100 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो वही लिखा गया मॉलिक्यूलर ऑफ मास ऑफ वाटर। हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1। ऑक्सीजन का 16 होता है, ध्यान है यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिखा जा रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं जो कि 16 है। तो ये हो गया 2 और प्लस 16 मतलब 18 ग्राम्स। तो 18 ग्राम्स जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हो गया। अब 18 ग्राम के लिए जब हमें वैल्यू पता है, एवोगैड्रो नंबर का यूज करेंगे। एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आता है उसी के लिए हम यहाँ लिखते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम या फिर 1 मोल ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। मीन्स 18 ग्राम में इतने H2O होंगे और हमें चाहिए कितने ग्राम का 100 ग्राम का। तो फिर से वही यूनिटरी मेथड, 18 ग्राम में अगर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 है तो 1 ग्राम में कितना होगा, इसी वैल्यू को 18 से डिवाइड कर देंगे और 100 ग्राम में कितना होगा, तो ये जो वैल्यू पूरा आ रहा है इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही यहाँ पे किया गया है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 18 से हमने डिवाइड कर दिया, 1 ग्राम का मिल गया, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ग्राम्स का आ जाएगा। जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका पावर 23 है, यहाँ 2 जीरो और हो जाएगा तो पावर हो जाएगा 25,
और इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा 0.3344 इंटू 10 टू द पावर 25। तो ये आपको पता चल गया कि 100 ग्राम वाटर में H2O के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और एक H2O मॉलिक्यूल्स के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 और ऑक्सीजन का 8, मतलब एक H2O अगर रहे तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे पास टोटल H2O इतने हैं तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 100 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो इसी में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो गया 26। तो यहाँ पे n का वैल्यू आ गया जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि टोटल 100 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें पता चल गया कि 100 ग्राम ऑफ वाटर अगर है तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में 0.3344 इंटू 10 टू द पावर 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक बार पावर हटा के इसको वेरीफाई कर लीजिए। जैसे इसका पावर 22 करेंगे मीन्स 4 जीरो इस्तेमाल करेंगे तो ये डेसिमल पूरा का पूरा हट जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल गया। Q इज इक्वल टू NE फार्मूला यूज करेंगे तो हमें चार्ज पता चल जाएगा। Q इज इक्वल टू NE, N का वैल्यू है हमारे पास, E एलिमेंट्री चार्ज उसका वैल्यू हमें पता है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 1.6 का मल्टीप्लाई 0.3344 में करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये पावर 26 है, ये पावर -19 है तो 26 में से 19 माइनस कर दीजिए तो 7 आ जाएगा। डेसिमल को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो डेसिमल को जैसे ही एक प्लेस आगे लेके आएंगे तो ये पावर 7 में से एक जीरो हमने इस्तेमाल कर लिया तो ये हो जाएगा 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6। तो टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना निगेटिव चार्ज होगा तो वो होगा 5.35 इंटू 10 टू द पावर 6 कूलम्स का। तो ये था आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूले पे, जिसपे जो है 21 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।